माता के नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल सीबीआई टीम आरोपियों के घर से निकल गई है। सीबीआई की टीम आरोपियों के घर करीब 3 घंटे रही और इस दौरान सीबीआई ने आरोपियों के पूरे घर की छानबीन की और सबूत जुटाने के बाद सीबीआई की टीम बाहर निकली। सीबीआई आज पहली बार आरोपियों के घर पहुंची। सीबीआई आरोपियों से पूछताछ करने के लिए जिला अस्पताल में याचिका भी दायर कर सकती है। सीबीआई आरोपियों से जेल में पूछताछ कर सकती है या फिर रिमांड मांग सकती है। सीबीआई के पास दोनों विकल्प मौजूद हैं। 3 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद आरोपियों के घर से सीबीआई की टीम बाहर निकल रही है और यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीबीआई की टीम जो है वो इस वक्त बाहर निकल चुकी है। आरोपियों के घर पर पूछताछ हुई है। सीमा पाहुजा जो कि केस की आईओ हैं, उनके साथ पूरी टीम यहाँ पर पहुंची थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो सीबीआई के अधिकारी जो है वो बाहर निकल रहे हैं। इन्होंने पूरी तफ्तीश की है। घर के छत पर, बेडरूम में, हर जगह ये गए थे और इन्होंने पूरी तफ्तीश की है। आरोपियों से पूछताछ की है। आरोपियों के परिजनों ने जिस तरीके से एसपी को चिट्ठी लिखा था कि वो निर्दोष हैं इस पूरे मामले में, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसके बाद जो है सीबीआई की टीम जो है यहां पर पहुंची है। मैम इसके बाद कहां जाएंगी? मैम इसके बाद कहां जाएंगी? सर इसके बाद कहां जाएंगे? तो ये जो है एफएसएल की टीम यहां से निकली है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ यहां से पैकेट्स हैं, जो पैकेट्स इकट्ठा किए गए हैं। यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं एफएसएल की टीम भी यहां पर है। कुछ सबूत इकट्ठे किए गए हैं आरोपियों के घर से। जो चारों आरोपी हैं वो उन चारों आरोपियों के घर से इकट्ठा किए गए हैं सबूत और अब जो है यहां से लेकर निकल रहे हैं। यहां पर सीबीआई के अधिकारी निकल रहे हैं और देख लीजिए, देखिए ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी में एक इनके हाथ में जो है पैकेट्स अभी फिलहाल नीचे रख दिया है इन पैकेट्स को और उस पैकेट्स को लेकर ये आरोपियों के घर से यहाँ पर निकल रहे हैं। और ये जो काफिला है सीबीआई अधिकारियों का, देखिए ये काफिला जो है निकल रहा है यहाँ पर तस्वीरों में। मैम इसके बाद कहाँ जाएंगी? मैम इसके बाद कहाँ जाएंगी? तो फिलहाल जो है सीबीआई के कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पैकेट्स आप देख सकते हैं, इन पैकेट्स में एविडेंस इकट्ठा किया गया है। जो मकसद था सीबीआई का आरोपियों से पूछताछ करने का, और वो मकसद जो है वो पूरा हुआ है यहाँ पर। और देखिए सीबीआई के अधिकारियों की गाड़ी जो है वो यहाँ से निकल रही है। एक काफिला एफएसएल की टीम के साथ यहाँ पर पहुंची थी ये भी। सर इसके बाद कहाँ जाएंगे? तो फिलहाल जो है जो अधिकारी हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये सीबीआई के अधिकारी यहाँ से निकलते हुए और जो अधिकारियों का जो काफिला है वो आरोपियों से तकरीबन 3 घंटे की पूछताछ करने के बाद वो यहाँ से अब निकल चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आरोपियों के परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद है। सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। मैडम काफी 3 घंटे तक थे यहाँ पर, 3 घंटे तक सीबीआई के अधिकारी और एफएसएल अधिकारी थे। क्या कुछ बातचीत हुई है? बस छानबीन करी है और कुछ नहीं की है। हमसे कुछ पूछताछ नहीं की है। आप लोगों से कुछ नहीं पूछा गया है? नहीं पूछा है। सिर्फ घरों में, किचन, बेडरूम? हाँ, सब में छानबीन करी है, कुछ नहीं, हमसे कुछ पूछा भी नहीं उन्होंने। जो 3 घंटे थी पूरे इस हॉल को, पूरे गैलरी को पूरा चेक किया है? बस हमसे कुछ नहीं किया। आपसे कुछ नहीं? जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, आप लोगों ने एक चिट्ठी लिखी थी एसपी को कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो, और अब जो है सीबीआई पहुंच गई है आप लोगों के घर पर। उम्मीद है न्याय की? हाँ है पूरी। जब निर्दोषी है तो क्या कहते हैं, उम्मीद तो है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित सिंह हाथरस से लाइव हैं, अजीत सिंह लाइव लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अमित, आज जब सीबीआई की टीम आरोपियों के घर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहुंची, कितना समय वहां बिताया गया और क्या जानकारी, कुछ अहम सबूत मिले हैं क्या? जी बिल्कुल प्रीति, जो है सीबीआई की टीम जो सबसे पहले आज अपने दफ्तर से निकली है, जो कैंप इनका बनाया गया है यहाँ हाथरस शहर में, उस दफ्तर से जब वो बाहर निकली तो सबसे पहले चंदपा थाने पहुंची। चंदपा थाने वहाँ तकरीबन 15 मिनट रुकी होगी सीबीआई की टीम। वहाँ उन्होंने कुछ पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की, पूछताछ की और उसके बाद चंदपा थाने से वो सीधे निकली पीड़ित का गाँव की तरफ। और एक बार फिर जैसे ही गाँव की तरफ पहुंची तो इस बार पीड़ित के घर की तरफ नहीं गई बल्कि आरोपियों के घर में गई और वहाँ पर जो है 3 घंटे
घंटे से ज्यादा जो चारों आरोपी थे उनसे उनके घर पर पहुंची, वहां पर छानबीन की, तफ्तीश की और 3 घंटे से ज्यादा की वहां पर छानबीन की गई। और इस 3 घंटे में उन्हें जाहिर तौर पर उनके साथ जो है फॉरेंसिक टीम थी और फॉरेंसिक के जो अधिकारी थे वो लगातार छत के ऊपर, नीचे गैलरी में, किचन में, बेडरूम में, जितना भी जगह था घर के अंदर, उन सभी जगहों पर जो है वो लगातार जो है तफ्तीश कर रहे थे। और जाहिर तौर पे जब वो वापस निकले, जब वो अंदर गए थे तो उनके हाथ खाली थे, लेकिन जब वो बाहर निकल रहे थे तो उनके हाथ में पीले रंग का पैकेट था, कुछ पॉली बैग में कुछ उन्होंने रखा हुआ था। तो जाहिर तौर पे कुछ एविडेंस उन्हें मिले होंगे। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई जांच में देरी हुई है, इस पूरे मामले में जो तफ्तीश में देरी हुई है, उसकी वजह से जाहिर तौर पे बहुत सारे एविडेंस जो हैं वो नष्ट हो गए होंगे और सीबीआई को इसी बात से बहुत दिक्कत हो रही है। फिलहाल जो है सीबीआई की टीम कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है इस पूरे मामले में। और कल जैसे कि उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत की, पीड़ित के पिता, 2 भाई से बातचीत की, पूछताछ की, उनसे पूरा बयान लिया। केवल उनसे 14 तारीख का जब मामला हुआ था, 14 तारीख को घटना वाले दिन का ब्यौरा उनसे लिया गया है। आज जो है आरोपियों से के यहाँ पर घर पे तफ्तीश की गई है, तो वहाँ कुछ पुलिस के अफसरों से तफ्तीश की गई है। यानी हर दिन सीबीआई इस मामले में आगे बढ़ रही है, इस जांच को आगे बढ़ा रही है ताकि कड़ी से कड़ी को जोड़ा जाए और सच्चाई तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए। प्रीति जी अजीत, इस हफ्ते सीबीआई ने अपनी इंक्वायरी शुरू की और इस इंक्वायरी के शुरू होने के साथ ही आज जिस स्थिति में पहुंची हुई है इन्वेस्टिगेशन के, जिस पड़ाव पर है सीबीआई, क्या आपको लगता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आरोपियों के घर गई है, आरोपियों के रिमांड या फिर पूछताछ के लिए वो पूरे हथकंडे अपनाए जाएंगे जिससे सच सामने आ सके? देखिए, बिल्कुल प्रीति, इस केस के सच को पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई के सामने बहुत सारी चुनौतियां और सीबीआई इसीलिए एक के बाद एक पूछताछ कर रही है। आज वो चंदपा थाने के उन पुलिसकर्मियों से उन्होंने पूछताछ की जो 14 तारीख को वहां मौजूद थे, जो 16-19 को मौजूद थे। इसके अलावा आपने देखा कि कल वो जिला अस्पताल में गए, डॉक्टरों से बात की, जब उनको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला तो काफी वो नाराज हुए। और आज पीड़ित के घर के साथ साथ जो आरोपी परिवार है उनके घर पे सीबीआई ने पूछताछ की, क्योंकि चारों आरोपी जो वो है वो जेल में बंद है, अलीगढ़ जेल में बंद है और उन्होंने भी अपने आरोपियों ने भी अपने परिवार वालों से बातचीत की थी। तो सीबीआई इसकी भी पूछताछ कर रही है। निश्चित तौर पर सीबीआई अभी उन चारों लोगों से उनको रिमांड पर लेगी, पूछताछ करेगी, क्योंकि ये वो 4 आरोपी हैं जिनका नाम हाथरस केस में आया है। हालांकि जब ये पहले एफआईआर हुई थी तो सिर्फ मारपीट की हुई थी, बाद में ये कन्वर्ट होती चली गई। पहले छेड़खानी हुआ, 3 लोगों का नाम पड़ा, फिर 5 तारीख को 336 यानी गैंग रेप की धारा बढ़ाई गई, फिर उसके बाद वो उसकी मौत हो गई तो 302 की धारा अमेंडमेंट करेगी। तो सीबीआई अभी उन 40 से 50 लोगों की भी पूछताछ करेगी प्रीति, जो चंदपा थाने से लेकर सीओ जो थे, जो पुलिसकर्मी थे, जो डॉक्टर्स थे, जो अंतिम संस्कार। ये जो आप इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रहे हैं, आज सीबीआई चौथे दिन इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। आज का दिन इन बाकी 3 दिनों से किस तरह से और ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर मैं आगे आप दोनों से जुड़ूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हाथरस केस में आज पुलिस पीड़ित परिवार के घर पहुंची और इलाके के थाना प्रभारी ने परिवार से पूछताछ की। पीड़ित के पिता से और भाई से पुलिस के 2 अधिकारियों ने पूछताछ की है और इससे पहले कल सीबीआई ने भी पीड़ित के पिता और भाइयों से पूछताछ की थी। परिवार के मुताबिक पूछताछ के दौरान कोई परेशानी नहीं हुई और वहां खाने पीने की भी व्यवस्था पूरी रखी गई थी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीड़ित के पिता, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। इलाके के सीओ अभी पहुंचे हुए हैं, आपसे बातचीत कर रहे थे, आपके बेटे से बातचीत कर रहे थे, क्या बातचीत हुई? वही वो बाजरा फाजरा के बारे में, वो खेत काट के तो बात कर रहे हैं। अच्छा, खेत काटने के लिए कल आपसे लंबी पूछताछ हुई थी, 6 घंटे 40 मिनट की। क्या कुछ बातचीत हुई थी? क्या सीबीआई के अधिकारियों ने आपसे पूछताछ की थी? वही आपसे बातचीत कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, कहाँ के घटना के वो वक्त मौके पे कहाँ है तुम? मैंने बताया मैंने कहा स्कूल में काम कर गए हूँ मैं, तो यही सब बातचीत कर रहे हैं वो सब। तो आप चाहते हैं कि जिस तरीके से आपकी भी पूछताछ हो रही है, आरोपी और आरोपी के परिवार से भी पूछताछ हो उसी तरीके से? अब ये तो उनको वो पूछताछ करेंगे, वो चीज़ें हम तो ना भूल सकते। तो जो 6 घंटे 40 मिनट की पूछताछ हुई, आपको परेशानी किसी भी तरीके की? ना परेशानी तो कुछ ना, भाई खाने पीने की व्यवस्था थी वहाँ। क्या पूछ रहे थे बार बार आप लोगों से? वही घटना के विषय में पूछ रहे। तो घटना वाले दिन तो आप थे नहीं, माँ और दोनों भाई थे, तो आपसे क्या पूछ रहे थे? वही पूछ रहे कि क्या कहते हैं, कहाँ थे आप और लड़का कहाँ था, ये चीज़ बात पूछ रहे। परिवार आपका उस दिन कहाँ था, ये पूछ रहे। और कितने अधिकारी आपसे पूछ रहे थे? 2 अधिकारी है। सबसे 2 अधिकारी पूछ रहे थे अलग अलग बैठा के? हाँ, अलग अलग। तो आपको दोबारा फिर जाना है, क्या कहा था? ना अभी तो कोई सूचना ना आती है, और सूचना होगी तो जाऊंगी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा
कि जो महिला जो आपके यहाँ आई थी, जो जबलपुर से, जो 2-3 दिन रुकी थी, उसने एक भड़काऊ भाषण दिया है जबलपुर में, खासतौर से इसी मामले को लेकर, हाथरस को लेकर, मामले को लेकर। ना वो ऐसा हो गया, क्या कहते हैं, उन्होंने तो पूरा परिचय दिया, वो क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, वो बता रहे हैं कि मेरा खून का रिश्ता नहीं है, मैं तो इनकी दुख समझ के यहाँ आई हूँ। तो उनने वो जबलपुर में एक डॉक्टर भी बता रही, डॉक्टर हैं वो। तो अब जिस तरीके से भाषण उन्होंने दिया है, उसका आप खिलाफ करेंगे, क्योंकि काफी भड़काऊ भाषण है वो। नहीं, वो क्या कहते हैं, हम क्या करेंगे, हम तो क्या कहते हैं, अब ये चीज़ तो हम ना बोल सकते, आप बार बात चीज़ें बोल रहे हैं। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, आज पुलिस के अधिकारी पहुंचे परिवार के घर और वहां थाना प्रभारी ने परिवार से पूछताछ की है। इसमें कोई ऐसी अहम बात जो पुलिस ने आपके साथ साझा की हो? जी बिल्कुल, जो सीओ पहुंचे थे पीड़ित परिवार के घर पे, उन्होंने सुबह तकरीबन 10 मिनट तक पीड़ित के पिता और भाई दोनों लोगों से पूछताछ की है। और दोनों लोगों से जो पूछताछ हुई है, उन्होंने जो उन खेत में जो बाजरा की जो फसल है, जो फसल दरअसल हो गई है, और उसी फसल को किस तरीके से काटा जाए और क्या क्या परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। कल जिस तरीके से जो पीड़ित के पिता है, उन्होंने बिजली के बिल को लेकर शिकायत की थी, कहा था कि उनका काम धंधा बंद हो गया पिछले 1 महीने से, और बिजली का बिल आया हुआ, उसका भुगतान वो कैसे करेंगे। तो उस पर जो इलाके की एसडीएम थी, बोली, उनसे कहा था कि इस बात में हम लोग चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। तो लिहाजा जो स्थानीय पुलिस है वो पहुंची थी और वो इन्हीं सब बातों पर उनसे चर्चा कर रही थी। मेरी जो पीड़ित के पिता से उनसे बातचीत हुई, जो कल लंबी बातचीत सीबीआई ने उनसे की थी 6 घंटे 40 मिनट की, उस बारे में जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो 3 सदस्य थे वो खुद थे और उनके दोनों बेटे थे, और तीनों लोगों से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग केबिन में बैठ के पूछताछ हो रही थी, और एक शख्स से 2 अधिकारी पूछताछ कर रहे थे। यानी वो पूरे घटनाक्रम को जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से घटना के बाद जो चंदपा थाने में पहला बयान दर्ज कराया गया, उसके बाद लगातार जो है बयानों में बदलाव हो रहा था, और जो आखिर में जो 22 तारीख को बयान हुआ वो गैंगरेप का मामला उसमें नजर आया था। उसके बाद 14 तारीख की जो एफआईआर थी उसको कन्वर्ट किया गया गैंगरेप की धाराओं में, जब 22 तारीख को पीड़िता ने अलीगढ़ के अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में, वहां उसने बयान दिया। तो जाहिर तौर पे 14 तारीख को एक्चुअली में फैक्ट क्या था, क्या हुआ था, किस स्थिति में पीड़िता थी, वो सीबीआई जानना चाहती थी। और सीबीआई केवल जो बातचीत हुई है, जो पूछताछ हुई है, वो 14 तारीख को लेकर ही हुई है। और इसी तरीके से बता रहे हैं ना, इसी इन्वेस्टिगेशन के अगले हिस्से में सीबीआई की टीम आज हाथरस केस में जांच के चौथे दिन, यानी आज पुलिस से पूछताछ करने भी पहुंची, क्योंकि पुलिस के रोल को लेकर भी बहुत सवाल उठे थे। सीबीआई के 2 अधिकारी थाने में पूछताछ के लिए पहुंचे। कल सीबीआई ने पीड़ित के पिता और भाइयों से पूछताछ की थी, वहीं मंगलवार को पीड़ित के बड़े भाई से पूछताछ की गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, लेकिन इस बीच हाथरस केस की सबसे बड़ी पड़ताल में यूपी पुलिस की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि सीबीआई की जांच में हाथरस अस्पताल के डॉक्टरों से भी पूछताछ हुई। लेकिन चौंकाने वाली खबर यह है कि अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज अब तक खंगाले नहीं गए हैं। पड़ताल में पता चला है कि यूपी पुलिस ने जांच के दौरान हाथरस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को तफ्तीश में शामिल नहीं किया और ना ही अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई। अब जब घटना को 1 महीने का वक्त बीत चुका है, ऐसे में अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड में रहना नामुमकिन है। लेकिन अगर यूपी पुलिस ध्यान देती और अस्पताल को सीसीटीवी फुटेज को संभाल के रखने के निर्देश देती, तो फुटेज न सिर्फ यूपी पुलिस की जांच में काम आती, बल्कि उससे सीबीआई को भी जांच में मदद मिल सकती थी। हाथरस केस की सबसे बड़ी पड़ताल। हाथरस केस में पुलिस की बड़ी लापरवाही। जांच में पुलिस की लापरवाही सामने आई। पुलिस ने हाथरस अस्पताल के सीसीटीवी नहीं खंगाले। हाथरस केस में न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल में हाथरस पुलिस की बड़ी लापरवाही खुलकर सामने आई है, जिसके बाद हाथरस पुलिस पर जांच में लापरवाही बरतने के आरोप और पुख्ता हो गए हैं। हाथरस केस की पड़ताल के लिए जब हाथरस अस्पताल से डॉक्टर से संपर्क किया गया तो उन्होंने चौंकाने वाला पर्दाफाश किया। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को नजरअंदाज किया गया। पीड़ित को घटना के बाद हाथरस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, लेकिन अब उसी अस्पताल से पुलिस की लापरवाही की बात सामने आ गई है। अस्पताल के सीएमएस ने साफ साफ बताया कि हाथरस पुलिस ने उनसे सीसीटीवी फुटेज तक नहीं मांगी।
सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी ठीक नहीं था, सीसीटीवी कैमरा खराब पड़े थे। कहाँ पे? इमरजेंसी के सर। इमरजेंसी के नहीं। कैमरा ठीक था हॉस्पिटल का। तो सीबीआई को सीसीटीवी फुटेज आपने दे दिए हैं? सीबीआई को सीसीटीवी फुटेज दे दिया आपने? हमारे कैमरे का बैकअप 7 डेज का है। ओके, 7 डेज का, ठीक। ठीक है। और आज कितने दिन हो गए हैं? 1 महीना। फिर क्या संभव है? मतलब आपके सीसीटीवी कैमरे ठीक थे, हाँ। आपका स्टोरेज 7 डेज का है। हाँ। सीबीआई तकरीबन 29 दिन बाद आई, हाँ। जिसको आज 1 महीना हो रहा है। हाँ। आपके पास वो फुटेज नहीं रहता है, तो पुलिस ने आपको नहीं बोला था कि फुटेज रखना है या हमें दे दो? हाथरस पुलिस ली थी आपसे पहले फुटेज? मेरे यहाँ इस संबंध में संपर्क नहीं किया गया। सुना आपने, अस्पताल के जिम्मेदार कर्मचारी का दावा है कि पुलिस ने उनसे सीसीटीवी फुटेज की मांग नहीं की और न ही उसे देखने या फुटेज का बैकअप रखने के लिए कहा, जबकि हाथरस केस में एक एक पल की जानकारी बेहद अहम है और एक एक जानकारी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए बेहद जरूरी है। हाथरस पुलिस की ऐसी लापरवाही की वजह से इस केस में सीबीआई जांच की मांग उठी और अब लोगों को सीबीआई की मदद से सच सामने आने की उम्मीद है, जिसके लिए सीबीआई एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अजीत हमारे साथ बने हुए। अजीत, अभी हम सीएमओ के बयान पर ही जिक्र कर रहे थे, जिस लहजे में वो बात कर रहे थे, लेकिन देखिए पुलिस की भी कितनी बड़ी लापरवाही है कि पुलिस ने उस तथ्य को, उस महत्वपूर्ण साक्ष्य को साक्ष्य ही नहीं समझा और अब हालत ये है कि वो कहाँ है, मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, वो तो दूर दूर तक पता ही नहीं है इस बात का। देखिए प्रीति, इसीलिए सबसे ज्यादा रडार पर सीबीआई के अगर कोई है तो हाथरस की पुलिस है, क्योंकि हाथरस की पुलिस ने वो किया जो किसी को करना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता। सबसे बड़ी घटना होती है 14 तारीख से 22 तारीख का इंसिडेंट होता है, लेकिन आपके पास जिला अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज नहीं है। उनसे सवाल किया जाता है तो सीधे तौर पर जो सीएमएस है उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे सीसीटीवी फुटेज का जो बैकअप है वो सिर्फ 7 दिन का है। अगर आपको इस संवेदनशील जगह पर, जहां पर पूरे उनके जिले के लोग आते हैं, मेडिकल रिपोर्ट होती है, इसीलिए सीबीआई ने उस कमरे का भी जो मुआयना किया तो वहां सीसीटीवी फुटेज में वो फुटेज नहीं मिली जब 14 सितंबर को पीड़िता वहां पहुंची। तो निश्चित तौर पर सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, इसीलिए सीबीआई उन सभी पुलिसकर्मियों से पूछताछ करेगी जो पीड़िता को लेकर मेडिकल चेकअप कराने गए थे, जो डॉक्टर्स थे उनसे भी पूछताछ हुई है। आज भी चंदपा थाने में पीड़ित के परिवार और पुलिसकर्मियों से पूछताछ हुई है। तो निश्चित तौर पर सीबीआई के रडार पर ये पुलिसकर्मी भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, जिन्होंने या तो सीसीटीवी फुटेज नहीं रखी या फिर जिन्होंने लापरवाही की। सीबीआई इसे एक तरीके से दस्तावेज के साथ या सबूत के साथ छेड़छाड़ मानेगी। तो सीबीआई के अफसरों का साफ तौर पर कहना है कि ये गलत हुआ और बहुत ही गलत हुआ, जिसको लेकर उन्होंने डीएम और एसएसपी से भी कड़ी नाराजगी जताई थी प्रीति। तो एक के बाद एक जो पूछताछ का सिलसिला अब जेल तक पहुंचेगा और जेल में पूछताछ के बाद बहुत कुछ खुलासा होगा प्रीति। लेकिन अमित, अभी जैसा अजीत बता रहे हैं, सीएमएस हो, पुलिस हो हाथरस की, वो बहुत ज्यादा कटघरे में है, लेकिन आज भी पुलिस के कुछ नुमाइंदे पहुंचे थे पूछताछ के लिए। तो फिर जब वो सवालों के घेरे में है तो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर कितना बड़ा सवालिया निशान है इस दौरान? जी हाँ, बिल्कुल सवालिया निशान तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से सीएमएस का हम अगर बयान देखें तो उन्होंने कहा था कि उनके अस्पताल में जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसका बैकअप केवल 7 दिन का ही होता है। तो ऐसे में क्या चाहिए था कि हाथरस पुलिस जो है, चंदपा थाने की पुलिस जो है, वो अस्पताल प्रशासन से सीधे सीधे कहे और कहे कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज चाहिए, तब जाकर वो सेव करके उस फुटेज को रखते। लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं, तो लिहाजा से कभी सीएमएस ने ऐसा सोचा ही नहीं कि कभी ना कभी इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी भी हो सकती है और सीबीआई को सीसीटीवी फुटेज की आवश्यकता भी पड़ सकती है। और इस वजह से जो है अब सीबीआई को सामने काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं और इसी वजह से जो है सीबीआई के रडार पे जो है चंदपा पुलिस है। इसीलिए आज सुबह सुबह चंदपा पुलिस पहुंची थी, चंदपा थाने पहुंची थी सीबीआई, अभी भी चंदपा थाने है, वहां लगातार वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तथ्य जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार 14 तारीख को घटना वाले दिन हुआ क्या था और यही फैक्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो सीबीआई इसी वजह से पीड़ित के भाई और पिता से बातचीत की, आरोपियों के घर पर उन्होंने तफ्तीश की है, चारों आरोपियों के घर पर तफ्तीश की है। पुलिस के जो जवान और जो पुलिस के जो अधिकारी शुरुआती तफ्तीश में थे वो रडार पर है सीबीआई के। तो सीबीआई को इस पूरे मामले में तफ्तीश करने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। फिलहाल जो है सीबीआई ने अपने जो उनके जो 15 अधिकारी इस हाथरस में अभी फिलहाल डेरा डाले हुए हैं, सबका अलग अलग टीम बना दिया गया है। जो कुछ अधिकारी अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिला अस्पताल, तो कुछ को अलीगढ़ के अस्पताल में भी जाना है। कई बार होता है कि आपसे भूल हो जाती है, लेकिन ये तो इतनी बड़ी लापरवाही है, सबूतों को किस तरह से अपनी नजरों के सामने गवा देना,
ये हो रहा है और ये हुआ है हाथरस में, जिसकी अब इंक्वायरी सीबीआई कर रही है। इधर हाथरस केस में सियासी संग्राम भी जारी है। मामले में एसपी और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। वहीं यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि मामले में जो भी कहना है हाईकोर्ट में बताया जा रहा है और मामले की जांच चल रही है। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, राजनी, बैंक डकैती, एटीएम लूटे जा रहे हैं। पूरी तरीके से जंगल राज है। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सैकड़ों की संख्या में अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। आम आदमी का जीवन दूभर है, आम आदमी परेशान है। गोली मारी जा रही, हत्या की जा रही, लूट की जा रही है, राजनी की जा रही, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ये सारी घटनाएं हो रही हैं। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने जिस तरीके से तो स्वतः संज्ञान लिया है, वह अपने आप में प्रशंसनीय विषय है। जिस तरीके से माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है, वह भी एक स्वागत योग्य कदम है और वह अपराध की गंभीरता को दिखाता है। हाथरस में हमें जो भी कहना है हमने माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में कहा है और इस मामले की पूरी विवेचना चल रही है और विवेचना से पहले कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। महाराजगंज से एक महिला अपनी शिकायत लेके आई थी, उसकी पूरी जानकारी सरकार ने लिया है। हम कार्रवाई कर रहे हैं। जिसको उसने उकसाया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और पीड़िता की पूरी मदद होगी। ये सरकार भरोसा दे रही है और सरकार पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है। और हाथरस केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अलीगढ़ जेल में बंद हाथरस केस के 4 आरोपियों में एक आरोपी रवि ने अपने परिवार से बात की है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक आलोक सिंह के मुताबिक जेल में बंद आरोपी नियमों के तहत बंदी फोन पर परिवार वालों से 5 मिनट तक बात कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी रवि ने 2 बार बात की है। तो ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया जब लगातार इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की हो रही है और इस दौरान अलीगढ़ जेल में बंद हाथरस केस के 4 आरोपियों में एक आरोपी रवि ने अपने परिवार से बात की है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक आलोक सिंह के मुताबिक जेल में बंद आरोपी नियमों के तहत बंदी फोन पर परिवार वालों से 5 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। अजीत, ये जो बातचीत हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि आरोपी रवि ने 2 दफे बातचीत की है, कितने मिनट की गई है? देखिए, बिल्कुल ये आरोपी रवि है जो हाथरस कांड में जेल में बंद है अलीगढ़। और अलीगढ़ का जो जेल प्रशासन है, जेल अधीक्षक है, उनकी तरफ से बात कही गई है कि जेल में बंद कोई भी कैदी अपने परिजनों से 5 मिनट बात कर सकता है। तो अभी जो खबर आ रही है कि 4 बार उसने अपने परिजनों से बात की, क्योंकि जिस तरह सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया, एसआईटी अपनी पूछताछ का दायरा बढ़ा रही है और यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तो उसको लेकर बात की है कि कैसे मुझे फंसाया गया। रवि भी उस चिट्ठी में शामिल था जिसमें पुलिस अधीक्षक को लिखा गया था कि हम निर्दोष हैं, जांच होनी चाहिए और न्याय मिले। लेकिन हाथरस का जो अलीगढ़ के जेल अधीक्षक है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आरोपी ने बात की है रवि ने, क्योंकि जो जेल मैनुअल है, जो जेल के नियम है, उसके एक्ट के तहत एक जो आरोपी जेल में बंद होते हैं वो 5 मिनट तक अपने परिजनों से बात कर सकते हैं। तो 4 बार के उन्होंने बात की है। इस बात की अभी तक जानकारी आई। हालांकि सीबीआई अलीगढ़ जेल जाएगी। कहा जा रहा है कि जैसे ही रिमांड उनको मिल जाएगी वो कल अलीगढ़ जेल पहुंचेंगे, जहां संदीप समेत 4 आरोपियों से पूछताछ होगी, क्योंकि ये उस कांड की वो कड़ी है जो पूरे केस का पर्दाफाश करेंगे, एक सच को बेनकाब करेंगे। क्योंकि सीबीआई भी चाहती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में हलफनामा दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच हो, जिससे एक सच का पर्दा हो सके। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे आप बता रहे हैं 4 बार, हमें तो 2 ही बार पता था, लेकिन इस दौरान जब हम आपसे बात कर रहे हैं आप बता रहे हैं 4 बार और 5 मिनट। 4 बार बात हुई है तो मुमकिन है कि 5 मिनट तो नहीं बात हुई होगी, ज्यादा ही बात हुई होगी। तो क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है, जेल नियमों का उल्लंघन नहीं है? इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन इस बीच हाथरस केस में सामने आई संदिग्ध महिला डॉक्टर का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। कुछ दिन पुराने इस वीडियो में डॉक्टर राजकुमारी बंसल जयपुर में जमाते इस्लामी नाम के एक संगठन के साथ सड़कों पर उतरी थी और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में विवादास्पद भाषण भी दिया था। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में बतौर डॉक्टर तैनात राजकुमारी बंसल ने हाथरस, उन्नाव, कठुआ जैसे तमाम मुद्दे उठाए और सिस्टम पर सवाल खड़े किए। राजकुमारी बंसल ने उसी जगह पर जमाते इस्लामी संगठन के साथ मंच साझा किया जहां सीएए और एनआरसी को लेकर दंगा हुआ था। सरकारी पद पर रहते हुए सरकार विरोधी जनसभा में राजकुमारी बंसल के इस भाषण पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजकुमारी बंसल जबलपुर से एक निजी काम की बात कहकर हाथरस पहुंची थी और पीड़ित परिवार के साथ कई दिनों तक रही थी।
डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने खुद को पीड़ित लड़की की भाभी बताते हुए मीडिया से बात भी की थी, जिसके बाद जांच में उनकी भूमिका पर कई सवाल खड़े हुए थे। कठुआ केस में आपको पता होगा कि तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। उन्नाव केस पता होगा कि वह पीड़ित के परिवार को जलवा दिया। अब आपको हाथरस पता होगा कि लड़कियों को अब रात में भी जलवा देंगे, कल ये दिन में भी होगा, घर के अंदर भी होगा। तो मेरी एक ही अपील है आप लोगों से, सहनशीलता अपनी खत्म करिए। आप जितना सहन करते जाओगे सिस्टम अपनी सीमा उतना बढ़ाता जाएगा। अगर आप अभी भी बोल दोगे आप बस इससे आगे हम नहीं सहेंगे, तो सिस्टम को सरेंडर करना पड़ेगा और अपनी गलती माननी पड़ेगी। और राजकुमारी बंसल का ये वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर वो सवालों के घेरे में आ गई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राजकुमारी बंसल किस हैसियत से हाथरस गई थी, हाथरस जाने के पीछे उनका असली मकसद क्या था। सवाल ये भी है कि क्या राजकुमारी बंसल किसी साजिश के तहत हाथरस गई थी। तो ये वो तमाम सवाल है जिसको लेकर राजकुमारी बंसल को लेकर कई संदिग्ध सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल इसलिए मौजूद है क्योंकि ये कहा जा रहा है जमात इस्लामी के कार्यक्रम में शामिल हुई थी राजकुमारी बंसल। डॉक्टर हैं वो और सरकारी पद पर हैं, और ऐसे में वो किसी सभा में शामिल होती हैं, किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा होती हैं, तो फिर क्या वो सही कर रही थी। राजकुमारी बंसल का वो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। राजकुमारी बंसल हाथरस में पीड़ित परिवार के बीच उसकी भाभी बनकर रही, मीडिया से भी कई दफे उन्होंने बात की। दोनों तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राजकुमारी बंसल जब हाथरस में पीड़ित परिवार की संदिग्ध भाभी बनकर बैठी हुई हैं, मीडिया कवरेज में शामिल रही हैं। दूसरी तस्वीर वो जबलपुर में प्रोटेस्ट हुए हैं जिसमें कठुआ गैंगरेप का वो जिक्र करती हैं और तमाम तरह के दूसरे गैंगरेप का जिक्र करते हुए अपना भाषण दे रही हैं राजकुमारी बंसल, जिनके ऊपर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इन सवालों के बीच पुलिस इनसे आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी। मामला चूंकि सीबीआई के हाथ में है, सीबीआई भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। जबलपुर में हाथरस केस की संदिग्ध महिला के जमात इस्लामी संगठन के साथ प्रदर्शन करने पर कुछ संगठन संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे और सरकारी नौकरी से उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर दी। हम इसका परीक्षण करेंगे और परीक्षण के यदि किसी नियमों का, शासकीय नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसके आधार पर कार्रवाई होगी। सर, क्या शासकीय सेवक इस तरह से आंदोलन में शामिल हो सकता है? नहीं, वही तो परीक्षण का विषय है ना कि किस तरह के आंदोलन में वो कौन शामिल हुआ है, किन नियमों का उल्लंघन हुआ है, और यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तो ज्ञापन दिया है, मैंने पढ़ा भी नहीं है। जो भी नियमानुसार इसमें आवश्यकता है कार्रवाई करने की वो हम करेंगे। हाथरस केस में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही क्यों न जारी रखने की बात की जाए। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा एक आरोपी की तरफ से पेश हुए। जैसे ही वो बहस करना शुरू करे, इंदिरा जयसिंह ने आपत्ति जाहिर की और इंदिरा जयसिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार को केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा प्रदान की जाए, न कि उत्तर प्रदेश पुलिस की। साथ ही मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति की जानी चाहिए। तीसरा सीसलवाड़ के एनजीओ के बहस करने पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नाराजगी जताई है। तुषार मेहता ने कहा है कि किसी को भी पीड़ित परिवार के नाम पर चंदा उगाही नहीं करने दिया जाएगा। इससे पहले भी इनका एनजीओ इस तरह के काम कर चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमने जो है 3 मांगे रखी। एक जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमने जो इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन मूव की थी उसको एक्सेप्ट करे माननीय न्यायालय, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रहा है उस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी स्टेटस रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को ना दे करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सबमिट करे और सर्वोच्च न्यायालय ही सीबीआई की मॉनिटरिंग करे। और उसके साथ एक जो अदर मेरी प्रेयर थी कि इस केस को उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जगह दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए, जिससे इसका फ्री एंड फेयर ट्रायल हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल कुछ भी कहने से पहले फैसले को सुरक्षित रखा है। विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, जितना पेचीदा हाथरस केस की इन्वेस्टिगेशन है उतनी ही पेचीदी दलीलें आज कोर्ट रूम में सुनने को मिली हैं। देखिए, डिफेंस ने इस मामले में साफ किया कि उसे एक तो उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस की जो सुरक्षा मिली है उसकी जगह केंद्रीय सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। साथ साथ इस केस का जब ट्रायल शुरू हो तो उसमें दिल्ली में इसका ट्रायल करवाया जाए, यानी अदालती प्रक्रिया जो है निचली अदालत की वो दिल्ली में चले। हालांकि सभी पक्षों को सुना कोर्ट ने, क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से कहा गया था कि पूरी सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है और साथ साथ सीसीटीवी भी लगवा दिया गया उनके घर के बाहर। और तीसरा सीतलवाड़ का एनजीओ, क्योंकि उनकी तरफ से भी वकील पेश हुआ था, कोर्ट ने साफ कर दिया कि उनको नहीं
नहीं सुना जाएगा और इस केस में आरोपी, पीड़ित और सरकार, इन तीन के अलावा किसी की कोई एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और उम्मीद की जाती है कि कोर्ट के फैसले से सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि इस मामले में आगे किस तरीके से जांच चलेगी। शुक्रिया। और इधर हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर।